नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहन जी के पास क्यों पहुंचे थे, ये सवाल सबको मथ रहा है। बहन जी के पास जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहन जी का सिर्फ एक विधायक है, सिर्फ एक विधायक। और केंद्र में बात करें तो उनके पास राज्यसभा का सिर्फ एक सदस्य है, लोकसभा में उनका एक भी एमपी नहीं है। तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी जो न्याय की तलाश में आज से नहीं सालों से भटक रहे हैं और जिनकी जेन्युइन मांगों को, एकदम जेन्युइन मांग है उनकी, वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं जो नियमों के खिलाफ हो। सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमारे हिस्से का आरक्षण हमको दो। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके हक में फैसला दे चुका है और उसके बाद भी सरकार सोती रही। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और सरकार वहां पर सुनवाई के लिए कोई भी उसको तड़प नहीं है, कोई भी अपनी ओर से प्रयास नहीं है वहाँ वकील खड़ा करके मामले को न्याय के मंजिल तक पहुँचाने की कोई कवायद नहीं है। तो ऐसे में अब मुद्दा ये है कि बहन जी के पास ये विद्यार्थी क्यों गए, ये परीक्षार्थी क्यों नहीं गए, और क्यों ये नारा लगा कि बहन जी न्याय दिलाओ, पिछड़ों को न्याय दिलाओ, बहन जी न्याय दिलाओ। यहीं पर आता है एक फार्मूला। दरअसल एक फार्मूला है और अगर ये फार्मूला क्लिक कर जाए तो इस फार्मूले से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ गए थे बहन जी के पास, तो जो राजनीति के विश्लेषक हैं वो इस पूरी डेवलपमेंट को जोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के एक ऐसे फार्मूले से जिसमें एससी वोटों में ओबीसी वोटरों का एक बड़ा चंक जुड़ सकता है और अगर मुस्लिम भी जुड़ जाएं तो ये 2027 का नक्शा बदल सकता है। ये होगा या नहीं ये अभी जानकारी नहीं है, अभी कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का जो फार्मूला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ी चर्चा जब से ये तस्वीर आई है तब से ये चर्चा बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है कि क्या ऐसा कुछ एडअप होने जा रहा है और क्या बहन जी इस अपॉर्चुनिटी को टेकअप करेंगी। अब ये भी मुद्दा है कि बहन जी के पास ये ओबीसी अभ्यर्थी गए क्यों थे। दो वजह बताई जा रही है। पहली वजह ये है कि अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को बहन जी ने जो रैली की थी उसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की इसलिए तारीफ कर दी कि जो अंबेडकर जी के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर जो स्मारक हैं उनका रखरखाव का जो पैसा है वो कम से कम ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसे उसी मद में खर्च कर रही है, उसको रोका नहीं जा रहा, उसको डाइवर्ट नहीं किया जा रहा। एक बड़ी स्पेसिफिक तारीफ़ की थी। उसके अलावा ना लॉ एंड ऑर्डर पे तारीफ़ की थी, ना करप्शन के मुद्दे पर कोई शाबाशी दी थी, सिर्फ बड़ी स्पेसिफिक तारीफ़ थी। लेकिन इस तारीफ़ से शोर मच गया और उसके बाद अब आ जाते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को। कहा यह जा रहा है कि उनको ये लगा कि बहन जी ने तारीफ़ की है, अगर बहन जी योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर बनाएंगी तो योगी आदित्यनाथ को उनकी बात सुननी पड़ेगी। और करना क्या है, 28 अक्टूबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। सिर्फ इतना करना है कि उस रोज़ योगी आदित्यनाथ की सरकार को चाहिए कि एडवोकेट वहाँ अपना खड़ा कर दे और वहाँ जा करके एक फार्मूला रख दे कि देखिए ये फार्मूला है और इस फार्मूले पे हम काम करते हुए हम इन ओबीसी अभ्यर्थियों को इनके हिस्से का न्याय देने के लिए हम तैयार, इतना सा काम करना है। आप सोचिए, जानकारी मिल रही है कि 22 बार ये जो अभ्यर्थी ये बता रहे हैं कि 22 बार तारीखें पड़ चुकी हैं और यूपी गवर्नमेंट कोई पहल नहीं कर रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जबकि फार्मूला बड़ा सीधा सा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला दे चुका है और जब वो फैसला आया था तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन कहना अलग होता है, करना अलग होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा तो उसके बाद इन ओबीसी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग्स भी हुई अधिकारियों के साथ में, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, चूँकि ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे तो मामला लटकता रहा और इसी से मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट चला ही गया तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी कि योगी सरकार अपना एडवोकेट खड़ा करके और ये बोल दे वहाँ पर कि भाई ये फार्मूला है और हम तैयार हैं और इनको न्याय मिल जाएगा। बात ख़त्म हो जाएगी, एक सुनवाई में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 22 सुनवाई और योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि अगर बहन जी थोड़ा प्रेशर डाल देंगी तो ये बात इसलिए भी बन जाएगी, 2 वजहें बन जाएगी। मैं फार्मूले की जो बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर क्यों पड़ेगा, उसके पीछे एक फार्मूला है। पहली बात तो ये है
कि बहन जी जैसे ही इस बात को आगे बढ़ाएंगी वैसे ही बहन जी का 9 अक्टूबर की रैली आपने देखी थी, आपको ध्यान होगा किस तरह से बीएसपी का कोर वोट बैंक निकल करके बाहर आ गया था। ये कहा गया कि जो एससी तबका, शेड्यूल्ड कास्ट का तबका, जिसने काशीराम जी को, बहन जी को शुरू से ही अपना पूरा समर्थन दिया है, एक तरफा समर्थन दिया है, और जो बीच में डाइवर्ट हुआ था वो फिर से उभर के सामने आया। तो एक बड़ा चंक, एक बड़ा कोर बहन जी के पास लौटा है। अब बहन जी को प्लस करना है। प्लस वो क्या करेंगी? प्लस का एक बड़ा चंक ओबीसी से वो ले सकती हैं। तो अगर बहन जी इस इशू को टेकअप करती हैं, जो सोच बता रहा हूँ, इसके पीछे सोच क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको सोच बता रहा हूँ। ये सोच पॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस सोच पर गौर किया गया, योगी आदित्यनाथ गौर कर लें, बहन जी कहीं से भी अगर ये क्लिक होता है, तो आप समझ जाइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों का मामला हल करने पर योगी आदित्यनाथ मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एससी का चंक है, अगर इसमें ओबीसी का कोई भी चंक जुड़ता है तो वो नुकसान सबसे अधिक किसका होगा? वो नुकसान बीजेपी का होगा। और वो इसलिए होगा कि बीजेपी ने बड़ी कोशिश करके इन दोनों ही चंक को अपनी ओर मोल्ड किया था। एससी में जाटो वोट ज़्यादा वो नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन नॉन जाटो, गैर जाटो में उन्होंने सेंधमारी कर ली है। चाहे वो पासवान हों, चाहे वो धोबी हों, चाहे वो कोरी हों, वाल्मीकि हों, इनको अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल की है बीजेपी ने। और ये सफलता जो हासिल हुई है वो किसी हिंदू मुसलमान के कार्ड पर नहीं हुई है, बड़ा क्लियर है। ये जो संभल और बरेली और शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, इससे नहीं हुई है। अगर इससे होनी होती तो वो तो बीजेपी कर रही है। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के अगले साल 93 में जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी हार जाती है। नारा लगता है मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और बसपा और सपा मिलकर के सरकार बना लेते हैं। तो ये फार्मूला नहीं चल रहा है। फार्मूला ये चल रहा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान योजना हो, उससे, या जो फ्री राशन की योजना हो, उससे जो घरों में आ रहा है उससे ये तबका मोल्ड हुआ। और आप सोचिए, एक ज़माना ये था जब बहन जी, जब वो सरकार बनी 95 में, 97 में, 2003 में, तो बहन जी ने दलितों को जिस तरह से पट्टे दिए, रिकॉर्ड रहा, इतने ज़्यादा पट्टे ज़मीन के दिए गए। पहली बार दलितों ने अपनी ज़मीन पर अपना घर बनाने का ख्वाब बहन जी के दौर में देखा। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जो अंबेडकर गांव है वहाँ पर सड़कें बनी, वहाँ बिजली के खंभे लगे, वहाँ पर रोशनी आई, अंबेडकर गांव जगमगाने लगे, बैकलॉग भरा गया नौकरियों का, एससी एसटी को प्राथमिकता दी गई। ये सब बहन जी के दौर में हुआ है, वो याद है लोगों को, आज भी याद है। तो अब बात ये आई कि अगर इसमें ये प्लस हो जाता है ओबीसी का चैप्टर, तो ये योगी आदित्यनाथ सरकार पे बहुत बड़ा दबाव बनेगा कि फिर तो कुछ नहीं रह जाएगा। एससी भी जा रहे हैं और ओबीसी का चंक भी जा रहा रहेगा क्या? ओबीसी में भी अब देखिए समझना पड़ेगा, ओबीसी में भी जो यादव वोट बैंक है वो लॉयल है आज भी, वो उसका चंक समाजवादी पार्टी को जाता है। कुर्मी वोट बैंक बीजेपी के हाथ से छूट चुका है, 7 से 8%, 9% भी कहते हैं, वो एक मैक्सिमम हिस्सा चला गया समाजवादी पार्टी की ओर। इस समय उत्तर प्रदेश से हम लोकसभा के सांसदों को देखें तो कुल 11 कुर्मी सांसदों की संख्या है, 11, और 11 में से 7 हैं समाजवादी पार्टी के पास, 3 हैं बीजेपी के पास और 1 अपना दल अनुप्रिया पटेल। तो 11 में से 7 की संख्या है समाजवादी की पार्टी के पास में। कुर्मियों का चंक खिसक रहा है। 2022 की बात करें, 41 कुर्मी विधायक चुने गए, 41, और उसमें से 13 समाजवादी पार्टी के, और 2017 में 2 थे कुर्मी विधायक समाजवादी के पार्टी पास, जो 2 से बढ़कर के 13 हो गए। तो ये कुर्मी वोट बैंक शिफ्ट कर रहा है, बीजेपी परेशान है। अब आप सोचिए, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, जबकि 2017 का चुनाव केशव मौर्य के दम पे लड़ा गया और मुख्यमंत्री बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ पर आरोप क्या लगा कि उन्होंने सरकार भी समरसता की चलाई ही नहीं, एक जाति, अपनी जाति को, मतलब इस सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप चिपक चुका है। इतनी घटनाएं इस लेवल की हुई हैं, करणी सेना, छत्री महासभा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में नियुक्तियाँ, जाति विशेष के माफियाओं पर कोई एक्शन ना होना, दूसरों पर एक्शन होना, ये सब चिपका हुआ है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो ऐसे में तीसरा वोट बैंक जो है, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, ये भी
बहुत नाराज़ बताया जा रहा है कि आपने हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, हमारी जात के नेता आपका चेहरा बने आपकी जीत का, आपने बना दिया डिप्टी सीएम, सीएम बनाया किसी और को, जिसको बनाया उस पर आरोप चिपक गया कि एक जात विशेष की सरकार चला रहा है और आपने कुछ नहीं किया। तो अब आप सोचिए चीज़ें कैसे खिसक रही हैं। यादव आपको मिलना नहीं है, कुर्मी आपसे खिसक रहा है, मौर्य शाह के सैनी कुशवाहा उसमें सेंध लग रही है, और उसके बाद क्या बचा? लोध वोट बैंक। अब मैं लोध का बता दूं कहानी क्या है। 4% के करीब लोध वोट बैंक है। कल्याण सिंह जिसके नेता थे, उसकी कहानी ये कि साक्षी महाराज हुए, राजवीर सिंह और राजू भैया कल्याण सिंह के बेटे, इन लोगों ने एक लोध महासंघ बना लिया है। और उस महासंघ की सबसे बड़ी खूबी ये, उसमें लोध नेता और तमाम जो विशिष्ट लोग हैं वो सब जुड़ते जा रहे हैं, पूरे यूपी में फैलता जा रहा है। और वहाँ भी क्लियर है कि हमें हिस्सेदारी दोगे तो वोट देंगे, यानी कि लोध भी छिटक रहा है। क्या बचा? निषाद। निषाद का नेता कौन हो गया है? बीजेपी में कोई नेता ही नहीं बचा है। निषाद का नेता हो गए संजय निषाद। और ये इसलिए हो गए हैं कि बीजेपी ने अपने नेताओं को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो बीजेपी के निषाद नेता थे उनको दरकिनार किया गया, तो वो जो स्पेस बचा उसमें संजय निषाद ने बाजी मार ली। तो संजय निषाद तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी निषादों को अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं दे रही है। वो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी वो ओबीसी में हैं, और जिस दम पे वो राजनीति कर रहे हैं कि हम एससी में लेकर के आएंगे, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। वो नाराज़ हैं, राजभर अलग नाराज़ हैं, समय समय पे उनकी नाराज़गी सामने आती है। अभी उनको गुजरात में माफ़ कीजिएगा, बिहार में उनको सीटें नहीं दी गई, उससे उनकी नाराज़गी है। तो और राजभर भी स्थिति है, वो भी वोट ओम प्रकाश राजभर के साथ मूव कर रहे हैं। तो आप ओबीसी का पूरा बेस खो रहे हैं। और अगर यही बेस बहन जी के पास कुछ हिस्से में जाता है और 69,000 शिक्षक भर्ती अगर उसका एक प्रतीक बनता है, तो बीजेपी को कितनी बड़ी चोट लगेगी। अब देखिए, जो अन्याय की बात होती है, अन्याय क्या हुआ है? अन्याय ये हुआ है कि जो शिक्षक भर्ती है 69,000 की, 27% ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, 3.86, 4% से भी कम दिया गया है। 27% की जगह ये जो उधर से मांग है ओबीसी अभ्यर्थियों की वो ये है। एससी का 21% होता है, 21%, 16.2 सिर्फ 16.2% दिया गया है। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 है, जो ये कहती है कि अगर ओबीसी कैटेगरी का कोई छात्र जो अनारक्षित की कट ऑफ है, यानी जनरल की कट ऑफ है, उसके ऊपर नंबर ले आता है, तो आप उसको जनरल गिनेंगे, उसको आप ओबीसी नहीं गिनेंगे, वो जनरल कैटेगरी में जाएगा। इसके बावजूद उसको ओबीसी में रखा गया है। इस तरह की बातें हुई हैं। आरक्षण नियमावली 1994 की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इन सारी बातों को लेकर के ये नाराज़गी बढ़ती जा रही है। 22 से अधिक तारीखें सुनवाई नहीं हो पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में ये 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी बहन जी की चौखट पर हैं। और देखने वाली बात यह है कि बहन जी क्या स्टेप लेती हैं, क्या इस मामले को टेकअप करती हैं। अगर ये मामले में कोई इंटरवेंशन होता है बहन जी की ओर से, तो आप मान लीजिए यूपी की राजनीति का ये गेम चेंजर हो सकता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी डेवलपमेंट हो, उसकी नब्ज़ आप देखते रहिए, क्या पता उस डेवलपमेंट की नब्ज़ यूपी की पूरी राजनीति की नब्ज़ की सच्चाइयों का एहसास देने लगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।